हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के चैप्टर 12 जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन को लेकर के है और इसके मॉक टेस्ट को हम कवर करेंगे। चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम कैटेगरीज वुड बी कंसिडर द लीस्ट रिस्की इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट रिस्क। तो पूछा कौन सा है लीस्ट रिस्की। तो चलिए बात कर लेते हैं किस में कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है। जो क्रेडिट रिस्क फंड होता है इसमें क्रेडिट रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद कॉरपोरेट बॉन्ड फंड जो है उसमें भी होता है, बट कॉरपोरेट बॉन्ड फंड में एक्चुअली कम होता है, बट गिल्ड फंड से थोड़ा ज़्यादा होता है। कॉरपोरेट बॉन्ड फंड बेसिकली एक सर्टेन रेटिंग एजेंसी सर्टेन रेटिंग्स के ऊपर के ही सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। तो कॉरपोरेट बॉन्ड फंड कंपैरेटिवली सेफर होते हैं इन कंपैरिजन टू क्रेडिट रिस्क फंड। तो डायनेमिक फंड और गिल्ड फंड इज लीस्ट रिस्की होते हैं क्योंकि इसका मेजॉरिटी पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। For an investor to get a quick sense of the level of risk involved in the mutual fund scheme, SEBI suggested a simplified framework known as रिस्कोमीटर, रिस्क फैक्टर, फैक्ट शीट, इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल। तो अगर किसी भी स्कीम का आपको उसमें क्या लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है वो जानना है तो आपको रिस्कोमीटर देखना चाहिए। रिस्कोमीटर जो है सेबी ने सजेस्ट किया हुआ है। इसके 6 लेवल होते हैं रिस्क के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 रिस्कोमीटर। Third question. Passive funds are safe as the NAV of such funds do not go down when the respective market falls. State whether this is true or false. ये फॉल्स है क्योंकि पैसिव फंड जो हैं लेस ट्रांजैक्शंस करते हैं। बेसिकली पर्टिकुलर इंडेक्स को अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसमें बार बार बाइंग और सेलिंग नहीं है। तो पैसिव फंड्स का एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि लो कॉस्ट होते हैं, बट अगर उसके रिस्पेक्टिव जो भी इंडेक्स है, बेंचमार्क है, वो अगर डाउन है तो पैसिव फंड का परफॉर्मेंस भी डाउन जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। इसका ऑप्शन 2 फॉल्स सही है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच आर द फॉलोइंग स्कीम्स वुड हैव अ लोअर रिस्क ऑफ कंसंट्रेशन? मल्टी कैप, फोकस, थीमेटिक, सेक्टरल। अगर इसमें देखना हो सबसे ज़्यादा रिस्क अगर किसी में इन्वॉल्व है वो है सेक्टोरल फंड में, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। थीमेटिक फंड में थोड़ा इससे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये 2-3-4 मोर देन वन सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। तो थोड़ा सा सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन हुआ है तो थीमेटिक फंड में रिस्क जो है सेक्टोरल फंड से कम होगा, बट फिर भी और दूसरे जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं उससे ज़्यादा होगा। फोकस्ड फंड जो है तीसरे नंबर पे आएगा। इन चारों में से ही मैं बात कर रहा हूँ जिसमें लोअर रिस्क है। फोकस फंड बेसिकली टॉप 25 या टॉप 30 फंड मैनेजर डिसाइड करता है, उन्हीं स्टॉक्स में डालता है, तो कंसंट्रेशन रिस्क उसमें ज़्यादा होता है। और चौथा है मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप फंड्स बेसिकली ऑल कैप्स में, मतलब स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, तीनों में ही 25% मिनिमम है, बट उसको वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, है ना। 25% से कम इन तीनों कैटेगरी में नहीं हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो लोअर रिस्क ऑफ कंसंट्रेशन है वो ऑप्शन 1 मल्टी कैप फंड में, इन ऑप्शंस में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ दीज आर क्लोज्ड एंडेड डेट फंड्स? तो ये हमको पता है, हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात किया था। जो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स होते हैं तो बेसिकली क्लोज्ड एंडेड फंड होते हैं। इनकी एक ड्यूरेशन होती है कि 300 दिन, 350 दिन, 400 दिन के लिए FMPs ओपन होती हैं। तो ये क्लोज्ड एंडेड डेट फंड्स होते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हायरार्की ऑफ क्रेडिट रिस्क इंक्रीजिंग इन डेट फंड्स? मतलब जब आप एक फंड से दूसरे फंड में मूव कर रहे हो तो क्रेडिट रिस्क बढ़ता किस में जा रहा है? तो पहला देखते हैं। गिल्ड फंड में सबसे कम रिस्क होता है, अभी बिल्कुल सही है। कॉरपोरेट बॉन्ड फंड, बैंकिंग एंड PSU फंड, क्रेडिट रिस्क। देखिए पहला और आखिरी बिल्कुल सही है, बट कॉरपोरेट बॉन्ड फंड में रिस्क बैंकिंग और PSU फंड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दूसरा, बैंकिंग एंड PSU गिल्ड फंड, तो यहीं पे गलत है। गिल्ड फंड में सबसे कम रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क होता है, तो दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। थर्ड ऑप्शन, गिल्ड फंड, बैंकिंग एंड PSU, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एंड क्रेडिट रिस्क फंड, इसका ऑप्शन यही सही है, ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ को देखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें बैंकिंग एंड PSU फंड गिल्ड फंड से पहले आ गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज इन डिक्रीज इन रिस्क एंड रिटर्न? तो स्मॉल कैप, चारों ऑप्शन में देखो सब में स्मॉल कैप पहले है, तो स्मॉल कैप्स में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है मिड कैप, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा आता है मल्टी कैप, फिर आता है लार्ज कैप, फिर लास्ट में आ रहा है लार्ज कैप एंड मिड कैप। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये गलत है क्योंकि जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं उसमें
रिस्क मतलब रिस्क भी कम होता है कंपेरेटिवली बाकी फंड के कंपैरिजन में, और रिटर्न भी कम होता है। तो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स फर्स्ट ऑप्शन में लार्ज कैप फंड से पहले आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, देन मिड कैप। नहीं, मल्टी कैप में तो इक्वल हो गया, मतलब तीनों फंड्स आ गए, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, तो ये दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा अगेन आते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप बिल्कुल सही है, उसके बाद आ गया लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, तो ये लार्ज एंड मिड कैप फंड नहीं होगा, इसकी जगह मल्टी कैप होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, स्मॉल कैप फंड में सबसे ज़्यादा रिस्क और रिटर्न पॉसिबिलिटी है, देन मिड कैप, देन मल्टी कैप, देन लार्ज एंड मिड कैप, एंड फाइनली लार्ज कैप। तो मल्टी कैप को लार्ज एंड मिड कैप फंड से पहले इसलिए रखा गया क्योंकि मल्टी कैप में स्मॉल कैप फंड का भी, स्मॉल कैप्स का भी एक्सपोजर होता है, जो कि मैंडेटली मिनिमम 25% है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज इन इंक्रीजिंग रिस्क एंड रिटर्न। मतलब जैसे जैसे आप एक फंड से दूसरे फंड की तरफ जा रहे हो, आपका रिस्क और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न और पोटेंशियल रिटर्न भी बढ़ता जा रहा है। डाइवर्सिफाइड में सबसे, तो इसमें 4 फंड है, डाइवर्सिफाइड है, थीमेटिक है, सेक्टरल है, फोकस्ड है। तो डाइवर्सिफाइड फंड्स में सबसे कम होता है, बिल्कुल सही। सेकंड आता है थीमेटिक फंड, जो कि गलत है। थीमेटिक फंड और फोकस्ड फंड में अगर देखा जाए तो फोकस्ड फंड जो इवन दे आर कंसंट्रेटेड इनटू, मतलब उनका जो कंसंट्रेशन है 25 या 30 स्टॉक्स में है, बट वो थोड़ा सा बैलेंस्ड होते हैं, ज़्यादातर लार्ज कैप्स में होते हैं, ज़्यादातर जो उनके सेक्टर्स हैं, जरूरी नहीं कि लार्ज कैप में हो, बट उनके सेक्टर्स जो हैं डाइवर्सिफाइड होते हैं, है ना, कंपेरेटिवली। तो वो फोकस्ड फंड जो है दूसरे नंबर पे आना चाहिए। और जो थीमेटिक फंड और सेक्टोरल फंड को देखा जाए तो सेक्टोरल फंड में ज़्यादा रिस्क रिटर्न होता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर को फोकस करते हैं, जबकि थीमेटिक फंड क्या करता है, मल्टीपल सेक्टर्स में डालता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, डाइवर्सिफाइड फंड, देन उससे ज़्यादा रिस्क फोकस्ड फंड में, उससे ज़्यादा रिटर्न एंड रिस्क थीमेटिक फंड में, और सबसे ज़्यादा सेक्टोरल फंड में। सही जवाब है ऑप्शन 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following is incorrect with respect to riskometer? The mutual fund has to calculate the risk value of each scheme based on the parameters that have been provided. बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन, if there is any change in risk level, then this has to be conveyed through a notice cum addendum, an email or SMS to the unit holder. बिल्कुल सही। अगर रिस्कोमीटर में कोई भी चेंजेस होता है किसी स्कीम के, तो ये फंड मैनेजर्स को या म्यूचुअल फंड हाउस को एक नोटिस का मेमेंडम, इट्स लाइक एक फॉर्म, एक पेपर जिस पे पूरा डिटेल उसका, और ईमेल और एसएमएस के थ्रू यूनिट होल्डर्स को बताना होता है। थर्ड आता है, रिस्कोमीटर हैज़ टू बी वैल्यूएटेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। यही गलत है, क्वार्टरली नहीं होकर के रिस्कोमीटर को हमेशा मंथली बेसिस पे वैल्यूएट करना पड़ता है सारे फंड हाउसेस को, ये सेबी की तरफ से मैंडेटरी है। फोर्थ, रिस्कोमीटर शैल हैव द रिस्क लेवल ऑफ रिस्क फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम 6 लेवल। बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है। चूंकि हम इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे रिस्कोमीटर को एवेलुएट नहीं करना होता है, मंथली बेसिस पे करना होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो इस पूरी सीरीज़ का, ये प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो है। ये सारे जितने भी वीडियोस हैं, जिसमें ज़्यादातर फर्स्ट वीडियोस में मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी की बात की है, और सेकंड वीडियो में मैंने मॉक टेस्ट के बारे में बात की है। तो अगर आप ये दोनों अच्छे से करते हैं, तो मैंने कई बार एग्ज़ाम लिखा हुआ है, ट्रस्ट मी, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम पास करना। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ऑल्सो ऐड योर कमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।